हेलो एवरीबॉडी, आई एम अमित रंजन सिंह और मैं आप सभी लोगों का एग्जैक्ट आईएएस के चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग पहले से जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे यूपीएससी में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका डिस्कशन स्टार्ट किए हैं। सब्जेक्ट वाइज ये डिस्कशन चल रहा है और अभी हम लोग ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं। और ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन यूपीएससी के प्री में आया है वो लास्ट 10 ईयर्स का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम लोग पीवाईक्यू बोलते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो अभी हम लोग तीन चार वीडियो इस पे ऑलरेडी ला चुके हैं, जिसमें 2014 का कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और 2014 का मतलब कंप्लीट पेपर डिस्कस हो चुका है। 2015 का हम लोग एक सीरीज बना चुके हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोग लगभग 6 या 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम फिर लोग जो है वो 2015 के ही आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि 2015 में यूपीएससी का जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है प्री में वो किस तरह से आया है, कहाँ से आया है, और ये क्वेश्चंस को बनाने का तरीका क्या होगा। अगर आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, कम जानकारी है, उसके बावजूद भी आप क्वेश्चन को कैसे डिकोड कर सकते हैं, आंसर को कैसे डिकोड कर सकते हैं, सोर्स क्या है क्वेश्चन का, किस किस तरह की चीजों को आपको पढ़ना चाहिए तैयारी के दौरान, ये सभी यहाँ पे बतलाया गया। ठीक है, तो ये 2015 का ही क्वेश्चन है, जिसको कि हम लोग अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन इसमें बतला रहा है, ये क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। देखिए, ये क्वेश्चन काफी आसान है। इस तरह के क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा भी क्या बोला जाए, मतलब कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। यानी कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ईस्ट में है और सबसे वेस्ट में। ये दो स्टेट आपको चुनना है। ऑप्शन ए है असम एंड राजस्थान, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान, ऑप्शन सी है असम एंड गुजरात, और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। क्या बताइएगा? ये क्वेश्चन काफी आसान है, मतलब इजीएस्ट ऑफ इजी क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश जो है ये इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, और इंडिया का जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है, जो सबसे वेस्ट की ओर है, वो आपको गुजरात है। ठीक है, इस मैप में आप देख लीजिए, ये मैप में दिख रहा है आपको कि इंडिया का सबसे ईस्ट, अगर किसी भी मैप को जब आप देखते हैं तो जो आपका राइट हैंड साइड में होता है वो हमेशा ईस्ट कहलाता है। जैसे ये राइट हैंड में है तो ये इंडिया का ईस्ट कहलाएगा। ठीक है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो हमेशा वेस्ट कहलाता है। ठीक है, और ऑब्वियस बात है ये नॉर्थ हो गया और नीचे साउथ हो गया। ठीक है, तो अगर हमको पूछा जाए कि इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन है, यानी इंडिया का सबसे ईस्ट की ओर वाला स्टेट कौन सा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ईस्ट में जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। और अगर सबसे वेस्टर्न पूछा जाए कि वेस्टर्न कौन सा है, तो आपको दिख रहा है कि वेस्टर्न मोस्ट स्टेट जो है ये आपको गुजरात है। ठीक है, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करिएगा तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। ठीक है, सबसे ईस्ट वाला स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जानकारी और हम आपको अपडेट कर दें कि अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्टर्न मोस्ट प्लेस इंडिया का कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट प्लेस इंडिया का है किबिथु। ठीक है, और ये किबिथु कहाँ है? किबिथु जो है ये आपको, किबिथु आपको अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और इंडिया का जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट सॉरी प्लेस है, यानी कि यहां पे हम लिख देते हैं वेस्टर्न मोस्ट प्लेस, वेस्टर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इज एक्चुअली मोती। ठीक है, लोहार मोती है वेस्टर्न मोस्ट, और ये जो है आपको गुजरात में है।
ठीक है। वेयर एट द नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल विच इज सिचुएटेड इन पीओके जम्मू एंड कश्मीर, एंड द सदर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग को अगर पूछा जाए कि भाई इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट प्लेस कौन सा है, तो ये किबिथु है। वेस्टर्न मोस्ट प्लेस कौन सा है, ये आपको गुहार मोती है। ईस्टर्न मोस्ट प्लेस अरुणाचल प्रदेश में है। वेस्टर्न मोस्ट प्लेस गुजरात में है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल के आ गया कि भाई इंडिया का सबसे ईस्ट वाला प्लेस कौन सा है। इंडिया का सबसे ईस्ट वाला प्लेस अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट वाला प्लेस गुजरात है। और अगर इस क्वेश्चन को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं, तो क्वेश्चन का अगर हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करें, तो एनालिसिस में सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सोर्स है बेसिक एनसीईआरटी। बेसिक एनसीईआरटी मतलब अगर आप 9th 10th लेवल तक का भी एनसीईआरटी अगर पढ़ के रखे हैं ना, तो इंडिया का ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का 9th या 10th लेवल का भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के रखे हैं, तो ये क्वेश्चन आसानी से बना दीजिएगा। क्वेश्चन का जो लेवल है, अगर पूछा जाए कि भाई ये क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल है वेरी इजी। वेरी इजी मतलब इस तरह के क्वेश्चन को आप गलत करना एफर्ट कर ही नहीं सकते। अगर इस तरह का क्वेश्चन को आप गलत कर दिए यूपीएससी के एग्जाम में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, तो समझिए आप रेस से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आप 10,000 स्टूडेंट से पीछे चले जाते हैं रेस में। और ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि अगर आप इस क्वेश्चन को गलत कर दिए तो लगभग 50,000 स्टूडेंट से आप यहाँ पे पीछे चले जाइएगा। ठीक है, या हो सकता है 1,00,000 या 2,00,000 स्टूडेंट से भी आप पीछे चले जाइएगा। कारण क्या है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी बेसिक, वेरी स्टार्टिंग पॉइंट है इंडियन ज्योग्राफी का। जैसे स्टार्ट करिएगा वहीं से ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है वो अलग अलग तरह का आता है। डिफिकल्ट भी आता है, मॉडरेट भी आता है, इजी भी आता है, और कुछ क्वेश्चन तो वेरी वेरी इजी भी आता है, बहुत आसान होता है, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हम लोग समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बात करें, तो इसमें बोला जाता है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें आपको 3 पेयर है, आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, कौन सा पेयर जो वो सही में मैच। ठीक है, एक साइड जो है, इस साइड लिखा हुआ है प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, यानी कि कोई तीर्थ स्थान का नाम इधर लिखा हुआ है। ठीक है, और इधर लिखा हुआ है उसका लोकेशन कि कौन से माउंटेन पे है, कौन से हिल पे है वो। और आपको बताना है कि ये जो पेयर है ये करेक्टली मैच्ड है कि नहीं है। जैसे कि सबसे पहले आपको जो आया है वो आता है श्री सैलम। ठीक है, तो अगर आप हम लोग बात करते हैं श्री सैलम का, तो श्री सैलम जो है इसको दिखा रहा है कि ये नालामला हिल्स पे है। ठीक, दूसरा बता रहा है ओंकारेश्वर, ये सतमला हिल्स पे है। तीसरा बता रहा है पुष्कर, ये आपको महादेव हिल्स पे। विच ऑफ द एबव पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड, ऊपर में कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन ए है कि 1 केवल है ऐसा जो करेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 1 and 3, एंड ऑप्शन डी है 1, 2 and 3। आपको बताना है कि ये तीनों पेयर में कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहले तो हम आपको आंसर बता दें कि तीनों पेयर में जो सबसे करेक्टली मैच्ड है वो 1 है, केवल 1। ठीक है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है ये ए होगा। ठीक, कैसे, हम आपको थोड़ा इसके बारे में बता दें कि श्री सैलम वगैरह कहाँ पे है, ये समझा दें। ठीक है, तो अगर आप श्री सैलम की बात करिएगा, श्री सैलम, श्री सैलम एक पिलग्रिमेज प्लेस है, एक तीर्थ स्थान है जो कि नंदयाल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश में। श्री सैलम आपको सिचुएटेड है नंदयाल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये जो पिलग्रिम प्लेस है ये लॉर्ड शिवा और माता पार्वती के लिए विख्यात है। यहां पे लॉर्ड शिवा एंड माता पार्वती टेम्पल है, उनका मंदिर है। ठीक है, और नालामला हिल्स जो है, ये जो हिल की बात करते हैं, तो नालामला हिल्स जो है ये भी आपको आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नालामला हिल्स जो है ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि आपको श्री सैलम जो है ये भी आंध्र प्रदेश में है, नालामला हिल्स जो है ये भी आंध्र प्रदेश में।
तो ये मैचिंग हो रहा है, जैसे कि इस मैप में आपको देख लीजिए, इस मैप में आपको बता रहा है कि ये जो प्लेस है ये नालामला हिल्स का है और इसी जगह आपको श्रीशैलम है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो श्रीशैलम का मैचिंग है ये करेक्ट है, ये नालामला हिल्स पे है, क्योंकि नालामला हिल्स जो है इट इज देयर इन आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का रीजन है। और नालामला हिल्स जो है ये आपको साथ ही साथ ईस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक है, तो आपको ये वाला जो पॉइंट है ये करेक्टली आपको मैच्ड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं, दूसरा वाला पॉइंट बोलता है ओमकारेश्वर और सतमला हिल्स। देखिए क्वेश्चन का लेवल एकदम डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप ओमकारेश्वर टेम्पल के बारे में जानते हैं और सतमला हिल्स के बारे में जानते हैं तो आसानी से निकाल दीजिएगा कि दोनों का मैचिंग सही नहीं है। क्योंकि ओमकारेश्वर क्या है, ये एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो अगर हम लोग ओमकारेश्वर की बात करते हैं तो ओंकारेश्वर के बारे में जान लीजिए कि ओंकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है। जैसे कि आप, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये उज्जैन में से, सॉरी ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, उज्जैन के जस्ट बगल में। इंदौर मिलेगा आपको। ठीक है, इंदौर आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। इंदौर के एक साइड आप जाइएगा तो आपको उज्जैन मिलेगा और दूसरी ओर जाइएगा तो आपको ओंकारेश्वर मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपको एमपी में है। उज्जैन में जो महाकाल का मंदिर है, श्री महाकालेश्वर मंदिर है, और ओंकारेश्वर का मंदिर जो है, दोनों आपको मध्य प्रदेश में है। लेकिन सतमला हिल्स जो है ये आपको कहां पे है, सतमला हिल्स आपको गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो अगर आप सतमला हिल्स के बारे में जानते हैं और ओंकारेश्वर के बारे में जानते हैं तो आसानी से आप समझ जाइएगा कि ओंकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का, ये आपको कहाँ, इंदौर के पास है। और सतमला हिल्स कहाँ आपको जो है, इट इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास मिलता है। तो ये तो मैचिंग हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ओंकारेश्वर और सतमला हिल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको गलत हो गया। ठीक है, ओंकारेश्वर भी एक हिल्स पे सिचुएटेड है, ये भी आप जान लीजिए। ओंकारेश्वर जिस हिल्स पे सिचुएटेड है उसका नाम है मानदाता हिल्स। मानदाता हिल्स इज द हिल ओवर विच ओंकारेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड। वो भी जाइएगा, ओंकारेश्वर भी जाइएगा तो आपको लगेगा कि टेम्पल हिल पे ही जा रहे हैं, पर माउंटेन पे ही जा रहे हैं, थोड़ा बहुत छोटा हाइट के हिल्स पे। बगल में नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी के बैंक पे ही ओंकारेश्वर जो है ये आपको सिचुएटेड है। तो मानदाता हिल्स पे है। और सतमला हिल्स कहाँ है, सतमला हिल्स जो है ये आपको गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। जैसे इस मैप में देखिए, यहाँ पे है आपको सतमला हिल्स। ठीक है, ये है सतमला हिल्स, ये रीजन सतमला हिल्स है। सतमला हिल्स इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। आप सभी तो पढ़े होंगे वेस्टर्न घाट का। और ओंकारेश्वर कहाँ पे है, ओंकारेश्वर आपको इस रीजन में है जो कि आपको मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा भी अगर आपको पता होगा कि भाई ओंकारेश्वर और जो है वो आपको इंदौर वगैरह के आसपास है, यानी एमपी में, और सतमला हिल्स जो है इट इज देयर इन गुजरात महाराष्ट्र, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि ये दोनों मैचिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पेयर है ये इनकरेक्टली मैच्ड है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तीसरा है कि पुष्कर और महादेव हिल्स, क्या पुष्कर और महादेव हिल्स आपस में मैचिंग है? थोड़ा सा भी अगर आपको पता है, क्योंकि आप लोग एक यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं, आसानी से जानते हैं कि पुष्कर वगैरह जो है ये आपको जयपुर में राजस्थान में मिलता है। जब आप जाते हैं अजमेर शरीफ दरगाह जाते हैं, उस दरगाह के पास ही 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पे आपको पुष्कर है। पुष्कर एक लेक भी है। तो अगर हम लोग पुष्कर की बात करते हैं तो पुष्कर वाला जो प्लेस है ये आपको राजस्थान में है। ठीक है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर के पास है ये, नियर अजमेर। ठीक है, और पुष्कर के बारे में एक दो चीज और, जो महादेव हिल्स है ये तो काफी फेमस हिल्स है। आपको पता है कि महादेव हिल्स इज देयर इन एमपी, महादेव हिल्स मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ सतपुड़ा। महादेव हिल्स इज द पार्ट ऑफ सतपुड़ा, ये सतपुड़ा का पार्ट है। और ये कहाँ पे है, ये आपको एमपी में है। और पुष्कर की बात करेंगे तो ये राजस्थान में है। तो कहाँ पे, ये भी पेयर जो है ये मिसमैच है, ये भी मैचिंग नहीं है, ये इनकरेक्टली मैच्ड है। पुष्कर के बारे में आपको बता दें कि पुष्कर में एकमात्र, जैसे जो भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है, देयर इज द ओनली वन टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का केवल भारत में एक ही मंदिर है और वो पुष्कर के पास है।
ठीक है। पुष्कर के पास आपको जो है ये, अगर मतलब जैसे कि हम लोग जो हरिद्वार जाते हैं, गया जाते हैं, वहां पे पितृपक्ष में जो ये देने के लिए उनको पितृपक्ष के जो ये किया जाता है, सॉरी नाम भूल रहे हैं, उसी तरह से आप पुष्कर झील के पास भी अपने पूर्वज को, यानी कि जो पूर्वज इस दुनिया में नहीं है, उनको वहां पे आप ये पिंड दान कर सकते हैं, उनको अन्न दे सकते हैं। ठीक है। तो वो भी एक काफी आध्यात्मिक प्लेस है, वहां पे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। और ये आपको अजमेर शरीफ दरगाह से थोड़ी सी दूरी पे है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के ही पास में ही है। और ये आपको पुष्कर हो गया आपको राजस्थान में, और महादेव हिल्स जो है ये हो गया आपको मध्य प्रदेश में। महादेव हिल्स जो है इट इज द पार्ट ऑफ सतपुड़ा हिल्स। ठीक है। तो इस नियम से अगर हम तीनों को मैच कराते हैं तो हमको पता चलता है कि केवल वन ही करेक्टली मैच्ड है, टू और थ्री करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो वन होगा। ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों में कौन मैच है, तो अब एक तो बेसिक बात हम लोग जान गए कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन अब हम लोग को जानना है कि इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है। इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है आपको। तो अगर इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करते हैं तो अगेन सोर्स इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कैसे आपको हम बता देते हैं। देखिए, अगर आप इसमें दो चीजों का नॉलेज आपका टेस्ट किया गया है। एक तो ये जीके टाइप का चीज टेस्ट किया गया है कि श्री शैलम, ओंकारेश्वर, पुष्कर, महाकालेश्वर, ये जो भारत का फेमस तीर्थ स्थान सब है, पिलग्रिमेज सब है, इसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ये जान जाए केवल कि ये सब जो फेमस तीर्थ स्थान है, ऐसा नहीं कि ये सब जो तीर्थ स्थान पूछा है वो कोई हिडन नहीं है, ये भारत का सबसे ज्यादा फेमस और लोकप्रिय तीर्थ स्थान सब में से एक है। तो अगर आप एक सामान्य एजुकेटेड पर्सन है तो श्री शैलम के बारे में जानिएगा कि आंध्र प्रदेश में टेम्पल है, ओंकारेश्वर के बारे में जानिएगा, पुष्कर के बारे में जानिएगा। वैसे भी अगर आप यूपीएससी की तैयारी के दौरान आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे भी ये सब तरह की चीजों का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो अगर आपको केवल इतना ही पता हो ना कि ये सब किस स्टेट में है, और एक तो यहाँ आपको ये पता चल जाए कि ये सारा का सारा जो चीजें बताई गई है, पिलग्रिमेज प्लेस है, ये किस स्टेट में है, आपको ये पता हो। और दूसरा, अगर आप बेसिक एनसीईआरटी से इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े हुए मैप के साथ, जैसे अगर आप मान लीजिए इंडिया का फिजियोग्राफी पढ़िएगा तो उसमें सारे हिल्स के बारे में चर्चा होगा, नालामला हिल्स का, सतमला हिल्स का, महादेव हिल्स का। ये एनसीईआरटी के 11th क्लास जो इंडियन ज्योग्राफी का 11th क्लास का बुक है ना, इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें ये सारा डिस्कस्ड है। ठीक है, कि ये हिल्स कहाँ है। तो अगर आपको बेसिक पता है कि ये अगर राज्य भी पता है ना कि ये फेमस तीर्थ स्थान किस राज्य में है और ये हिल्स कहाँ है, तो आप आसानी से इस आंसर को डिकोड कर लीजिएगा। तो हमको नहीं लगता है कि एक एजुकेटेड व्यक्ति के लिए, अगर उसका एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ा हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन उसको डिफिकल्ट है। केवल आपको अपने दिमाग को एग्जाम हॉल में शांत रखना है। तो सोर्स हम अभी भी इसका एनसीईआरटी मान रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम इसको ये पूछा जाए कि इस क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो इस क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है या इजी कह सकते हैं। मॉडरेट भी हम नहीं कहेंगे, इजी ही कहेंगे। इजी इसीलिए क्योंकि नालामला हिल्स, सतमला हिल्स, महादेव हिल्स बहुत ही कई बार एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है कि कहाँ पे है। और ये ओंकारेश्वर, पुष्कर, ये सब काफी फेमस प्लेस है, ये कहाँ पे है। तो एक कॉमन स्टूडेंट के लिए सब जानकारी रखना कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर 1 हुआ। और इस क्वेश्चन को हम एनालिसिस किए, सोर्स एनसीईआरटी है, लेवल इजी है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आसानी से एनसीईआरटी पे कमांड है, क्वेश्चन ढंग से बन जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोगों का जो है 2 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। इसमें कह रहा है कि नीचे में 4 रिवर है, आप उसके बारे में पहले जानिए। एक रिवर है जिसको कहते हैं वामसधरा, ठीक है। दूसरा रिवर है जिसको कहते हैं इंद्रावती। तीसरा है जिसको कहते हैं प्राणहिता। चौथा है जिसको कहते हैं पेनार। ठीक है। आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन एक गोदावरी की सहायक नदी है, निम्नलिखित में से कौन एक गोदावरी का ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है। ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, यहां पे आंसर दिया हुआ ही है। ऑप्शन बी है 2, 3 एंड 4। ऑप्शन सी है 1, 2 एंड 4 एंड ऑप्शन डी है 2 एंड 3। 2 एंड 3 मतलब इंद्रावती एंड प्राणिता। आंसर इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, करेक्ट आंसर आपको डी है। ठीक है, 2 एंड 3। लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो गोदावरी नदी का यहाँ पे हम आपको एक मैप ला के दिए हैं। इस मैप में आप देखिए, ये आपको गोदावरी रिवर का बेसिन है। ठीक है। ये गोदावरी नदी जो है
ये दक्षिण भारत का यानी साउथ इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। 1465 किलोमीटर का इसका लेंथ है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी आगे। और ये नासिक से निकलता है। नासिक यानी कि महाराष्ट्र में त्रिंबकेश्वर प्लेटू है। एक्चुअली त्रिंबकेश्वर हिल नहीं, त्रिंबकेश्वर एक प्लेटू है जहां से कि गोदावरी वेस्टर्न घाट पे है। यहां से ये देखिए गोदावरी रिवर का ओरिजिन है। ये गोदावरी रिवर है, ठीक है, ये गोदावरी रिवर है, ठीक। इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर यहां पे देखते हैं तो इसका ट्रिब्यूटरीज पता चलता है। धुंधना है, पूर्णा है, पेन गंगा है, वारदा है, वेन गंगा है, इंद्रावती है, सबरी है, मनार है, मांजरा है, परवड़ा है, ठीक है। तो एक तो यहां पे आपको आसानी से दिख गया कि गोदावरी का ट्रिब्यूटरीज इंद्रावती है। लेकिन हम एक और नदी का नाम जानना चाहते हैं जिसको कहते हैं प्राणहिता, और ये प्राणहिता नाम कहीं नहीं मेंशन है, बट आंसर कह रहा है कि प्राणहिता भी जो है ये गोदावरी की एक सहायक नदी है। तो प्राणहिता के बारे में थोड़ा सा जान ले। देखिए ये तीन नदी आपस में आके मिलती है, ठीक है। अगर गोदावरी की तीन सहायक नदी के बारे में देखिएगा तो तीन सहायक नदी आपस में आके मिल रही है, ठीक है। एक नदी है जिसको कहते हैं पेनगंगा, ठीक है। यहां से आपको पेनगंगा नदी की, ये है पेनगंगा नदी का ओरिजिन, ये पूरा का पूरा सर। पेनगंगा, पेनगंगा का जो आपको ओरिजिन है ये वाला पेनगंगा है ये, ठीक है, इधर से। दूसरी नदी है वारदा। ये नदी जो है आपको निकल के वारदा आ रही है ये। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेनगंगा और वारदा दोनों नदी आपस में आके यहाँ पे मिलती है, ठीक है। इधर से पेनगंगा आ रही है, ये वाला धारा पेनगंगा का है, ये वाला धारा वारदा का है, दोनों आपस में मिल गई। और दोनों नदी आपस में मिलके फिर आगे बढ़ती है तो इसको इधर से ज्वाइन करता है एक तीसरी नदी जिसको कहते हैं वेनगंगा, इधर से ये भी आके इसी में मिलती है। तो जब ये तीनों नदी आपस में मिल जाए, पेनगंगा, वारदा और वेनगंगा, तो ये जो आगे का स्ट्रीम है ना, ये तीनों का कंबाइंड स्ट्रीम। इस तीनों के कंबाइंड स्ट्रीम का ही नाम होता है प्राणहिता। तो प्राणहिता क्या है? एक्चुअली ये गोदावरी का एक सहायक नदी है जो तीन गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज को मिला के बना है। एक ट्रिब्यूटरीज है पेनगंगा, दूसरा है वारदा, तीसरा है वेनगंगा। ये तीनों को आपस में जब मिला दिया जाता है, तीनों नदी जब आपस में मिल जाती है तो एक एक सिंगल स्ट्रीम में बदल जाती है, और वो सिंगल स्ट्रीम का नाम होता है प्राणहिता, जो यूजुअली मैप में नहीं दिखता है। तो एक तो इंद्रावती है गोदावरी की सहायक नदी, और दूसरा है आपको प्राणहिता। तो अगर हम लोग ऑप्शन को करेक्टली मैच करते हैं तो इंद्रावती और प्राणहिता दो ऐसी नदी है जो गोदावरी की सहायक नदी है, यानी कि 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा गोदावरी नदी के बारे में हम लोग जान लें, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, हम लोग को गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो गोदावरी रिवर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो गोदावरी के बारे में यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि गोदावरी रिवर राइजेस फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक। ये नासिक से निकलती है त्र्यंबकेश्वर में, ठीक है। और ये 1465 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ठीक है। गोदावरी नदी की बारे में 3-4 चीज जानिए। कई राज्यों से गुजरती है, जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। ये मेजर राज्य सब है। इसका कुछ स्मॉल पार्ट जो है ये मध्य प्रदेश, कर्नाटक और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी से भी गुजरती है, ठीक है। और गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गोदावरी के बारे में और भी चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। गोदावरी साउथ इंडिया का सबसे लंबी नदी है। इसका फेमस नाम दक्षिण गंगा है। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा रिवर। एक्चुअली ये जिस तरह से गंगा नदी उत्तर भारत में काफी पवित्र नदी है, इसी तरह से गोदावरी नदी दक्षिण भारत में माना जाता है, तो इसीलिए दक्षिण गंगा इसको कहा जाता है। देखिए आपको एग्जाम में 2 शब्दों के बीच का अंतर समझना होगा। एक पूछेगा दक्षिण गंगा, दूसरा पूछेगा दक्षिण की गंगा, ठीक है। तो दक्षिण गंगा जो है ये गोदावरी रिवर को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण की गंगा जब क्वेश्चन में आए तो दक्षिण की गंगा कावेरी रिवर को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, वो पूछेगा दक्षिण की गंगा। यहां पे की लगा होगा। दक्षिण की गंगा जो है ये आपको कावेरी रिवर को कहा जाता है, और दक्षिण गंगा जो है ये आपको गोदावरी रिवर को कहा जाता है।
ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक। और ये जो है आपको साउथ इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, काफी फेमस है क्योंकि ये काफी पवित्र नदी माना जाता है। और भारत में आप सभी लोगों को पता है कि कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ का जो आयोजन होता है वो एक्चुअली 4 नदियों के पास होता है, ठीक है। एक कुंभ लगता है आपको नासिक में, जो गोदावरी नदी के पास है। दूसरा कुंभ आपको लगता है उज्जैन में, जो आपको क्षिप्रा नदी के पास है, ठीक है। तीसरा आपको जो कुंभ लगता है ये प्रयागराज में लगता है, जो कॉम्बिनेशन है गंगा यमुना का और जो है मिस्टिक सरस्वती रिवर का, ठीक है। और जो है आपको ये 3 कुंभ जो है इसका इधर से हो गया, ठीक है। तो जो कुंभ नदी है ये आपको, कुंभ मेला जो है ये गोदावरी नदी इसके लिए फेमस है, ठीक है। सिप्रा रिवर में उज्जैन के पास लगता है, और यमुना नदी में जो है, और एक कुंभ और लगता है, सॉरी वो हम तो 4 बताए थे, एक लग रहा है आपको हरिद्वार के पास, ठीक है, जो कि गंगा नदी के पास है। तो 4 जगह जो कुंभ लगता है वो है आपको नासिक, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है प्रयागराज, चौथा आपको हरिद्वार। ये 4 कुंभ है जहां आपको ये फेमस नदी के पास लगता है। तो अब आपसे अगर ये क्वेश्चन के बारे में हम लोग एनालिसिस करना शुरू करें कि क्वेश्चन किस तरह का है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग एनालिसिस में डालते हैं, ठीक है, क्या कहिएगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा है आप लोग। सबसे पहले तो पूछेंगे कि इसका सोर्स कहां से आया होगा। अगेन सोर्स एनसीईआरटी। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है। आपको अगर सारा वीडियो देखा हुआ होगा तो आप वीडियो में देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से आ रहा है। अगर आपका एनसीईआरटी एटलस के साथ बढ़िया से पढ़ा हुआ है, यानी ज्योग्राफी में जो भी आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं उसका मैपिंग बढ़िया से किए हुए हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन उसको आप आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है। और इसका लेवल अगर पूछा जाए तो इसका लेवल अगेन इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। हालांकि इसको इजी में ही हम लोग रखेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि वो प्राणहिता वाले चीज पे कंफ्यूज कर जाएगा कि प्राणहिता किसको कहेंगे। इंद्रावती वगैरह के बारे में तो वो याद करके रखता है, लेकिन प्राणहिता के बारे में कुछ ही लोगों को पता है। ये जो 3 नदी है जैसे वेनगंगा वगैरह है या वारदा है और पेनगंगा, इसके कॉम्बिनेशन को प्राणहिता कहा जाता है। तो अगर थोड़ा सा आपको ये भूल गया वहां पे ये बात, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए क्वेश्चन आसान है। फिर है आपको वाम्सधरा और पेनार, ये 2 रिवर के बारे में भी थोड़ा सा लिख दिए हैं। वाम्सधरा रिवर जो है इट इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर विच ओरिजिनेट्स इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, फ्लोज इन, ये उड़ीसा में ही फ्लो करता है अलॉन्ग विद द बाउंड्री ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड फाइनली ज्वाइंस द बे ऑफ बंगाल एट कलिंगापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। पेन्नार रिवर, द पेन्नार रिवर राइजेज इन चेन्ना केसवा हिल ऑफ नंदीदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, नंदीदुर्ग रेंज इन चिकबलापुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड फ्लोज टुवर्ड्स ईस्ट इवेंचुअली ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। ये थोड़ा सा इस दोनों के बारे में हम जानकारी दे दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है। तो ये 2 अलग अलग नदी है, एक वाम्सधरा रिवर एक अलग नदी है जो उड़ीसा की है, पेन्नार रिवर अलग है जो आपको कर्नाटक वगैरह होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा, वाम्सधरा नहीं मिलेगा लेकिन पेन्नार रिवर वगैरह आपके बारे में जानिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर गोदावरी को भी डिस्कस कर दिए। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसिडुअस फॉरेस्ट। बड़ा ही चीज आसान है, ये बड़ा ही ढंग से पूछ रहा है कि इंडिया का कौन सा ऐसा रीजन है जहां तीनों तरह का फॉरेस्ट मिलता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलता है और डिसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलता है। तो आपको अगर ऑप्शंस ए है नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है साउथ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो साउदर्न पार्ट है, साउदर्न सौराष्ट्र, एंड ऑप्शन डी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो अगर आप करेक्ट आंसर की बात करिएगा तो करेक्ट आंसर इसमें आपका डी है, ठीक है। डी करेक्ट आंसर है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका टोटली करेक्ट है। आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार ऐसा जगह है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसिडुअस फॉरेस्ट तीनों के लिए आपको फेमस है। तो अब सबसे पहले तो आपको जान लीजिए कि भाई ये छोटा छोटा चीजों के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा होना चाहिए कि अगर आप एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो आपको बेसिक चीजों के बारे में आइडिया होगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट
उस तरह के फॉरेस्ट को कहते हैं जो कि सालों भर आपको जब भी वो जाइएगा आपको ग्रीन ही दिखेगा। और ऐसा नहीं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट अपना लीव्स को शेड नहीं करता, वो अपने लीव्स को, पत्ती को गिराता है नीचे, लेकिन उसमें ट्रीज का वैरायटी इतना अधिक रहता है कि एक ही साथ सारा ट्री अपना लीव्स को शेड नहीं करता है। उसमें एक वैरायटी, कुछ वैरायटी का ट्री होगा, ट्रीज होगा जो कि एक बार अपना लीव्स को शेड कर दिया, बाकी ग्रीन ही रहा। फिर दूसरा ग्रुप अगर शेड करेगा तो अदर ग्रुप ग्रीन रहेगा। इट मीन्स कि जब भी आप देखिएगा वो आपको ग्रीन ही दिखेगा, इसीलिए आपको इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ये यूजुअली वहां पे होता है जहां एवरेज एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, इंडिया में ये वेस्टर्न घाट के पास मिलता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में, पूर्वांचल हिमालय में मिलता है, यानी कि आपको मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब एरिया में। ठीक है, तो इस सब एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट उस तरह के फॉरेस्ट को कहा जाता है जो कुछ समय तक अपने सारे लीव्स को शेड कर देता है। ठीक है, यानी जिसमें पतझड़ हो, यानी वो फॉरेस्ट कुछ समय ग्रीन रहेगा और कुछ समय ऐसा हो जाएगा जब वो अपना सारा लीव्स को शेड कर दिया और नेकेड टाइप से दिखेगा। ठीक है, इस तरह के फॉरेस्ट को डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा डेसिडुअस फॉरेस्ट ही है, मध्य प्रदेश वगैरह में सबसे ज्यादा डेसिडुअस फॉरेस्ट है इस सब एरिया में। ठीक है, और मैंग्रोव ये एक अलग तरीका का फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आप सभी लोगों को पूछिएगा, आप सभी लोग इसके बारे में काफी चर्चा सुन के रखे होंगे कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये एक ऐसे जगह पे डेवलप करता है जहां पे कि फ्रेश वाटर भी है और सॉल्ट वाटर भी है, यानी कि जहां पे रिवर का डेल्टा सब है। क्योंकि रिवर का जहां पे डेल्टा होता है वहां पे रिवर के द्वारा फ्रेश वाटर भी लाया जाता है, और चूंकि डेल्टा रीजन सी का भी एरिया होता है, वहां पे सी भी काफी नजदीक होता है, तो वहां पे थोड़ा सा वाटर हल्का सा सॉल्टी भी होता है। ठीक है, तो जहां फ्रेश वाटर रिवर का और क्या कहते हैं कि जो सी वगैरह का जो है वो सेलाइन वाटर दोनों आपस में मिलता है, तो इस तरह के एरिया में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट बनता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट सॉल्ट टॉलरेंट होता है, ये थोड़ा सा नमक को झेल लेता है, ये फ्रेश वाटर थोड़ा सा सॉल्टी वाटर होगा उसमें भी होगा। और मैंग्रोव फॉरेस्ट का सबसे बड़ा नेचर होता है कि इसका रूट काफी लॉन्ग होता है, ये काफी लॉन्ग रूट वाला फॉरेस्ट होता है। ठीक है, जैसे आप एक नाम सुने होंगे पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा, है ना। तो जो सुंदरबन डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा पे बना हुआ है, उसमें सुंदरी नामक एक पेड़ है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा एरिया है, भारत में सबसे बड़ा एरिया है भारत में। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाता है कि भाई मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट तीनों कहाँ मिलेगा? क्या नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश में मिलेगा? क्या ये फॉरेस्ट साउथ वेस्ट बंगाल में मिलेगा, यानी वेस्ट बंगाल का साउदर्न पार्ट में मिलेगा, सौदर्न सौराष्ट्र में मिलेगा, या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलेगा? आंसर यहाँ पे दिख रहा है कि करेक्ट आंसर अंडमान एंड निकोबार है। थोड़ा सा इसका डेटा पे लेके चलते हैं, ये गवर्नमेंट का डेटा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। टोटल एरिया अंडर मैंग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया इज 4639 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, out of this 615 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज मैंग्रोव वेजिटेशन अकर्स इन अंडमान निकोबार आइलैंड। यानी अंडमान निकोबार आइलैंड में 615 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो कि आपको मैंग्रोव वेजिटेशन का है। इन अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एलोन एरिया अंडर मैंग्रोव इज 612, अंडमान में अकेले 612 स्क्वायर किलोमीटर है, वेयर एज निकोबार आइलैंड मैंग्रोव ऑक्यूपाइज ओनली 3 स्क्वायर किलोमीटर। यानी अंडमान निकोबार में भी सबसे ज्यादा अंडमान में। ठीक है, और इसमें यह भी लिखा है कि एरिया वाइज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द थर्ड इन द कंट्री आफ्टर वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। हम आपको बोले थे कि सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव है वो आपको वेस्ट बंगाल में है, फिर गुजरात में है, उसके बाद अंडमान निकोबार में। तो एक बात तो आंसर का क्लियर हो गया कि भाई मैंग्रोव फॉरेस्ट अंडमान निकोबार आइलैंड में क्लियर है। दूसरा स्लाइड में ये बोल रहा है कि फॉरेस्ट इन साउथ अंडमान हैव अ प्रोफ्यूज ग्रोथ ऑफ एपिफाइट वेजिटेशन mostly fern and orchids. The middle and north Andaman are characterized by moist deciduous forest. आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि मिडिल और नॉर्थ अंडमान में जो है ये moist deciduous forest है, whereas the evergreen forest are dominant in central and southern island of Nicobar group. ठीक है, सो इससे ये संबंधित इस तरह के स्लाइड को पढ़ने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट तीनों जो है ये आपको अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में मिलता है। ठीक है, तो आंसर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपको डी होगा। अब इसमें कुछ और चीज बता दें आपको, जो नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश है, नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश बेसिकली मैंग्रोव के लिए जाना जाएगा। नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश बेसिकली मैंग्रोव के लिए इसीलिए जाना जाता है कि वहां पे डेल्टा एरिया है। ठीक है, तो इस तरह के डेल्टा एरिया होने के कारण आपको वहां पे जो है आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल सकता है। साउथ वेस्ट बंगाल का जो साउदर्न पार्ट है ये भी मैंग्रोव के लिए जाना जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का साउदर्न पार्ट जो है ये भी आपको गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा का एरिया है।
और वहां तो सबसे लार्जेस्ट एरिया है। सौराष्ट्र जो है, सौदर्न सौराष्ट्र, ये भी मैंग्रोव के लिए फेमस है, क्योंकि सौदर्न सौराष्ट्र जो है वो गुजरात का पार्ट है और वहां पे भी आपको थोड़ा सा मैंग्रोव वेजिटेशन मिलता है। तो ये तीनों एरिया जो है ये कोस्टल एरिया है। नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश कोस्टल एरिया है, साउथ वेस्टर्न बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल का सॉर्डर्न पार्ट है वो तो मैंग्रोव के लिए जाना ही जा रहा है, और सौराष्ट्र का भी जो सॉर्डर्न एरिया है वो भी कोस्टल एरिया। ये सब एरिया में यूजुअली मैंग्रोव मिलता है, बट आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसिडुअस फॉरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक। लेकिन अंडमान निकोबार चूंकि एक लार्जेस्ट एरिया है, अंडमान का कुछ सर्टेन एरिया में आपको, चूंकि वहां पे रेनफॉल कुछ एरिया में 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, तो वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाता है, डिसिडुअस भी मिल जाता है और मैंग्रोव भी मिल जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको डी हुआ। इस क्वेश्चन का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस में इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है, फिर आप लोगों को हंसी आएगी, बट अगर इसका सोर्स एनसीईआरटी, ठीक है। 11th क्लास में इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन एक चैप्टर है। नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर अगर आपको ठीक से पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। 11th क्लास का एनसीईआरटी। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपको नेचुरल वेजिटेशन एक चैप्टर है, अगर आप उसको विद द हेल्प ऑफ मैप पढ़े हैं तो इस साल का तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा, ठीक है। लेवल क्या है, लेवल अगेन इजी टू मॉडरेट। इजी भी मान सकते हैं, मॉडरेट भी मान सकते हैं। इजी इसीलिए कि अगर एनसीईआरटी पे कमांड आपको बहुत अच्छा है और थोड़ा सा वहां पे आपका दिमाग काम किया तो आप आसानी से इसको निकाल दीजिएगा। नहीं तो इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, थोड़ा अगर उसमें दिमाग वमाग लगाना पड़े तो हल्का डिफिकल्टी लेवल है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट सोर्स इसका एनसीईआरटी है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में इसको हम लोग नहीं रखेंगे, डिफिकल्ट में भी नहीं रखेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल पे रखेंगे, ठीक है। इस नियम से हम लोगों का ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसिडुअस फॉरेस्ट।